नमस्कार। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। इसके साथ कहीं खुशी देखी जा रही है तो कहीं अभी भी लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। संदेह इस बात को लेकर है कि जो सरकार महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसका कार्यकाल कितने दिनों तक होगा। कारण कि 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिए जाने के बाद ये सरकार गिर गई थी। इसी को लेकर तरह तरह के मन में जो सवाल हैं उस सवाल पर भी चर्चा करेंगे। और जो खुशी है, जो चूँकि रोहतास जिले के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। जो नोखा के विधायिका हैं अनीता चौधरी जी, उनको मंत्री बनाया गया है। और जो कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम हैं, जो चेनारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। जैसे ही दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाया गया, उसके बाद से जो खुशी है यहाँ देखी जा रही है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं आदमापुर गांव के में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा अभी अच्छा अमरा तालाब गाँव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो अनीता चौधरी जी हैं उनका यहाँ पर रिलेशन पड़ता है। और अभी सारे लोग यहाँ पर आकर, चूँकि अभी तो वो मंत्री पद का शपथ ली हैं और पटना में उनका अभी ये है ठहराव है, लेकिन यहाँ पर आकर लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बहुत से लोगों का अभी तक आगमन हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि अनीता चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें कैसे मुबारकबाद कैसे देंगे। देखिए, एक ये हमारे बगल में जो बैठे हैं इनके बारे में एक चीज़ बता दें कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका इतना बड़ा भक्त हैं कि आज भी जब ये सुबह में स्नान ध्यान करते हैं तो ये एक बजरंगबली का ये ध्यान करते हैं और दूसरा जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनको नमन करते हैं और उन्हें एक तरह से श्रद्धा लगातार उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते रहते हैं। इतना आस्था कैसे है और जो राजद की सरकार बनी है उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं? नाम बता दीजिए। हमारा नाम है रामदत्त चंद्रवंशी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो सरकार का गठन हुआ है, जो अभी मंत्री बनी है अनीता चौधरी जी, क्या कहेंगे उस पर आप? अरे शुभ शुभ बधाई। और क्या करें, माने मंत्री जी बनली तो बधाई न बा हमने के, और का बा। राजद के द्वारा 15 साल तक यहाँ पर एक तरह से शासन किया गया। जो इतिहास रहा है इस इतिहास के आधार पर लोग कह रहे हैं कि जब 15 साल में विकास नहीं हुआ तो अब कैसे विकास होगा, क्योंकि उस समय केवल राजद की सरकार थी, अब तो महागठबंधन की सरकार है। कैसे विकास होगा? राजद के समय में उतना पैसा नहीं था, जीएसटी नहीं था, है सब माने नीमक पर जीएसटी फलाना पर माने पैसा नहीं था, तो विकास जो हुआ जितना पैसा था उतना विकास हुआ। अगर पैसा बढ़ा है तो विकास होगा, यही ना है। अच्छा, कहा जाता है कि आप जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं, सही बात है? पूजा करते हैं आज तक। क्यों? हमारा दिल है उनसे, वैसा कर्मठ उम्मीदवार हम लोग को नहीं मिले। हम लोग साथे थे माने 1975 के लड़ाई में, इसलिए हमको अति होता है। कुछ बल दिए हम लोगों को, हम लोग को खटिया पर बैठना मुश्किल था। आज माने वो दिक्कत हो गया था, मगर थोड़ा बल मिला, सहानुभूति मिली, इसलिए हम उन्हीं को ब्रह्मा मानते हैं, पूजा करते हैं। देखिए, लालू जी के प्रति किस तरह से लोगों के मन में आसक्ति है, किस तरह से भक्ति है, आप समझ सकते हैं। ये बुजुर्ग हैं और ये प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर को सामने रखकर, और ये पूजा करते हैं। और सोचिए कि लालू जी का क्रेज अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, चूँकि जिस तरह से कहा जा रहा था पहले से, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि 15 साल तक कुछ काम नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ लोग हैं, देखिए, एक हमारे साथ हैं जो शिक्षक भी हैं, राजनीतिक समीक्षक भी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं, आकलन भी बहुत सटीक करते हैं, और ये एक तरह से दूरदर्शी होकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। अभी हम जानते हैं कि जिस तरह से जो गठबंधन की सरकार अभी सामने आई है, उस सरकार का भविष्य क्या होगा। सुमन जी, एक चीज़ बताइए कि लगातार आप समीक्षा करके बताते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि इस सरकार में इस तरह के कार्य होंगे। सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा? देखिए, सरकार जो है अभी भाजपा को छोड़कर नीतीश जी जो सरकार अलग बनाए हैं तेजस्वी जी के साथ, तो उसमें जो समीकरण बदला है
तो निश्चित तौर पर यह एक संदेश है कि बगैर पिछड़ों के राजनीति संभव नहीं है। हालांकि भाजपा भी पिछड़ों को साथ लेकर राजनीति कर रही है और उसी के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको लगातार ये कहा जाता है कि ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, चाय बेचने वाले का बेटा राजपाट चला रहा है, प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो यह एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि बगैर गरीब और बगैर पिछड़ों को साथ लिए राजनीति संभव नहीं है। और अभी हाल के दिनों में एक जो घटना घटी है, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि घड़ा का पानी पीने के कारण एक अबोध बालक की पिटाई के बाद हत्या कर दी गई है, जो कहीं से भी उचित नहीं है और चारों तरफ उसकी निंदा ही निंदा की जा रही है और होनी भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारत में आज भी सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि संविधान के तहत जो भी अधिकार, मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, उसके तहत सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सामाजिक बदलाव हो रहा है। बावजूद इसके राजनीति के गलियारे से जो बदलाव की जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है और उसी का संदेश देने का प्रयास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो किए हैं। और सत्ता है, सत्ता में गठजोड़ बनना और टूटना ये जारी रहता है। अच्छा, इसी पर एक प्रश्न है मेरा। लगातार लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर इस समय नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्णय क्यों लिया गया भाजपा से अलग होने का? आखिर कौन सी मजबूरी रही हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के ख्वाब दिखाए गए थे कि आपको रखा जाएगा, लेकिन जब समय भी गुजर गया तो उन्हें निराशा हाथ लगी। आखिर नीतीश जी को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? जिस तरह एक पेड़ को हरा भरा रहना पड़ता है अपने अगल बगल के लोगों को छाया देने के लिए, उस तरह से जब आप राजनीति कीजिएगा तो आपको सत्ता में बने रहने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप कुर्सी पर नहीं रहिएगा तब तक आप अपने लोगों के हित में कोई भी जो निर्णय हो वो नहीं कर पाइएगा। आप याद कीजिए, जब मांझी जी बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ताबड़तोड़ अपने लोगों के हित में कई निर्णय लिए थे। तो निर्णय, अपने लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए आपको कुर्सी पे बैठे रहना जरूरी है। नीतीश जी को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हमारी कुर्सी जो है खतरे में है, तो उन्होंने फैसला लिया और अपनी कुर्सी को बचाया। और कुर्सी को कोई भी व्यक्ति कुर्सी अपने लिए नहीं बचाता है, अपने लोगों के लिए बचाता है। अब नीतीश जी के जिसको भी अपना लोग माने, जिसको भी अपना मानते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार के सभी इलाकों में विकास हुआ है और सड़क बनी है, बिजली का व्यवस्था दुरुस्त हुआ है, जल जीवन हरियाली लागू हुआ है। और सभी सरकार में भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो जो जैसा करता है वैसा भोगता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, राजद की जैसे ही बात आती है, लोगों के मन में जो 15 साल का शासनकाल है उसकी तस्वीर सामने आने लगती है। इस बार भी राजद की सरकार बनी है, हालांकि उसमें नीतीश कुमार ही चेहरा है और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से भाजपा के कार्यकाल में अपने फ्री होकर काम करते थे, राजद के कार्यकाल में भी उसी तरह से कार्य कर पाएंगे? देखिए, सरकार चलाने का हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। राजद का जो कल्चर है, राजनीति का जो कल्चर है, वो दूसरा कल्चर है। भाजपा का जो कल्चर है वो दूसरा है, जदयू का जो कल्चर है वो दूसरा है। दूसरा इन सेंस की, जैसे किसी सरकार में अधिकारियों की चलती है, किसी सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, किसी सरकार में अधिकारी और कार्यकर्ता समन्वय बनाकर काम करते हैं। तो राजद की जो सरकार आती है उसमें थोड़ा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ज़्यादा, लोग कहता है कि बढ़ जाता है, या कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो ये जो है, ये भाजपा के लिए सीख की चीज़ है। भाजपा में भी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई एक ऑडियो आप देखे होंगे कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है भाजपा कार्यकर्ता को धमकी दिया या उसको बोल दिया कि हम कार्रवाई कर देंगे। तो इस तरह का भी ऑडियो वायरल हुआ है, आपके सासाराम में ही हुआ है। तो लेकिन ऐसी बात जो है राजद के शासन में नहीं आती है, इसलिए राजद के कार्यकर्ता जो है एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल है। अनीता चौधरी को इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन जो मंत्री
पद दिया गया है, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लालू जी जिस समय उनकी चलती थी, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, लेकिन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में कमान होने के कारण वो उस तरह से तरजीह नहीं मिला। हालांकि मंत्री पद मिला, लेकिन वो पद नहीं मिला जिस पद के ये हकदार थी। क्या लगता है इस बार अनिता जी को उपेक्षित किया गया है? देखिए, सरकार चलाना है तेजस्वी जी को। कई एक विधायक हैं, सभी विधायकों का मान सम्मान और सबको एक अधिकार देना है। तो जो मंत्री पद होता है वो सर्वसम्मति ही नहीं, सर्वसहमति के बाद तय होता है। तो सर्वसम्मति और सर्वसहमति के बाद जो मंत्रालय मिलता है उसमें विधायक को संतोष करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि मंत्री पद नहीं भी मिले तो शीर्ष नेतृत्व में जो आस्था रख के राजनीति करता है उसकी आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी दल में रहे। और जो आस्था विहीन राजनीति करते हैं वो थोड़े देर के लिए उछल कूद करते हैं, बाद में उनका कहानी खत्म हो जाता है। अच्छा, 2 मंत्री बनाए गए हैं रोहतास से। दोनों मंत्री के बनने के बाद रोहतास के विकास पर क्या असर पड़ेगा? मंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पर विकास होगा। अनीता चौधरी जी पहले भी मंत्री बनी थी, पर्यटन मंत्री। तो यहाँ से लेकर गुप्ता धाम तक का जो विकास आप देख रहे हैं, गुप्ता धाम का विकास हम कहेंगे कि निश्चित तौर पे उसका सारा श्रेय अनीता चौधरी जी को जाता है। ताराचंडी में जो आप विकास देख रहे हैं, गेट वगैरह, सर्किट हाउस वगैरह जो बना हुआ है, वो निश्चित तौर पर अनीता चौधरी जी का देन है। यहाँ जो गुरुद्वारा में जो गेस्ट हाउस वगैरह बना है वो अनीता चौधरी जी का देन है। तो विकास तो होता है, और ऐसा विकास पर्यटन के क्षेत्र में अनीता चौधरी जी के मंत्री बनने से पहले नहीं हुआ था। अलग बात है कि हर आदमी अलग अलग पार्टी से ताल्लुकात रखता है। मेरा राजद से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन निजी तौर पर मेरा सभी दलों के लोगों से संबंध रहा है और रहेगा, उसको हम करते हैं। और जहाँ तक बात है मुरारी गौतम जी का, तो मुरारी गौतम जी शिक्षक से विधायक और विधायक से मंत्री तक का सफ़र तय किए हैं। तो उनसे शिक्षकों को भी उम्मीद है कि सदन में शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाएंगे और जो समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जो बात हमेशा राजद और कांग्रेस करता रहा है, और निश्चित तौर पर अगर उस दिशा में कार्य हुआ तो एक बड़ा जन समर्थन इन लोगों को प्राप्त होगा। यह हैं शिक्षक, समाजसेवी, राजनीतिक विश्लेषक उमरेंद्र कुमार सुमन जी, जिनके द्वारा बहुत से मुद्दों पर अपना विचार जाहिर किया गया। बताया गया कि इस गठबंधन का जो भविष्य है वो कहाँ तक जाएगा और किस तरह से विकास हो सकते हैं। हमारे साथ एक राजनीति का, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जो स्थानीय स्तर पर जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप राजनीति की बात उनके सामने करना शुरू करेंगे उसके बाद वो पूरी जो परिदृश है वो बता देंगे कि किस दिशा में राजनीति की जो दिशा है वो किस कदर जा रही है, कहाँ जा रही है। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा राजनीति की दशा दिशा को लेकर ये समीक्षा करते रहते हैं। लोकल स्तर पर इनकी जो महत्ता है वो कई बार रेखांकित भी हो चुकी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम को जो मंत्री बनाया गया है ये क्या संकेत देता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी चूँकि कांग्रेस में 19 विधायक हैं कांग्रेस के और बहुत से दिग्गज विधायक हैं, इसके बाद में भी अगर मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री पद दिया गया, ये किस ओर इशारा कर रहा है? लोकसभा का ओर इशारा कर रहा है कि आगे आने वाला 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा तो अगला मान लीजिए प्रत्याशी हो सकता है कि कांग्रेस उनको बनाए। लोकसभा के तैयारी हो रहा है। अच्छा, तो मीरा कुमार अब चुनाव नहीं लड़ेंगी? उनका उम्र थक गया है, 75-80 साल हो गया है, इसलिए हो सकता है कि वो न लड़े। अच्छा, आपने राजद के पूरे 15 साल के कार्यकाल को बहुत नज़दीक से देखा है। रोहतास में जिस तरह से आतंकवाद की नक्सलवाद की घटनाएं सामने आती थी, उस समय कहा जाता था कि यहाँ पर नक्सलवाद और जिस तरह से जो नरसंहार की घटनाएं सामने आती थी, क्या वो दौर फिर आएगा या नीतीश कुमार के नेतृत्व में करने के कारण अब उस तरह के दौर की कल्पना करना बेमानी है? वो सब कल्पना करना बेमानी है। अब नक्सलवाद, अपहरण, ये सब खत्म हो गया। अब ये सब नहीं आने वाला है जब तक। अच्छा, जो अनीता जी को जो पद मिला है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप उनके संबंधी माने जाते हैं, इस पद से लेकर आप कितना ये हैं, खुश हैं? उम्मीद है कि जो पद मिला उसको स्वीकार किए, उसको चलाना है सरकार में। खुशी है कि कैबिनेट में मंत्री मिला, जगह मिला उनको, और अति पिछड़ा को
उठान करेंगे, अपना मान लीजिए जो दायित्व है वो अपना पूरा करेंगे। हम लोग क्या संतुष्ट, संदेश देंगे उनके लिए, क्या संदेश देंगे आप? बहुत बहुत बधाई है उनके साथ नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को, लालू जी को, राबड़ी जी को, सबको हम बधाई दे रहे हैं कैबिनेट में जो जगह मिला। देखिए, वीरेंद्र चौधरी जी हैं जो हमेशा से राजनीति की दशा दिशा को परखते रहते हैं, उसके अनुसार अपना विचार भी व्यक्त करते रहते हैं। जो अभी इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि एक तरह से मुरारी प्रसाद गौतम है, उनको सांसद के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए मंत्री बनाया गया है। चूँकि अब सीधे तौर पर लड़ाई जो होगी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में होगी, और कांग्रेस कोटे से इस बार जो हमेशा से सासाराम विधानसभा से जो होते आया है, इस बार भी होने की संभावना है 2024 में, और मुरारी प्रसाद गौतम ही वो शायद उम्मीदवार होंगे, जिसकी को लेकर ये पूरी ये प्रक्रिया अभी शुरू की गई है। अब देखना होगा, जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है, अगर उस बात में दम है तो ये माना जाएगा कि जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री बनाया गया है, और मंत्री बनने के बाद जो काम उनके सर पर ये एक तरह से उनके लिए चुनौती है, क्योंकि अभी दुर्गावती जलाशय परियोजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिस काम को करना बाकी है। अगर वास्तव में सांसद पद की दावेदारी के लिए अगर उनके मन में कुछ चल रहा है, तो पहले जो जगजीवन राम जी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया था उसे पूरा करना होगा, तब जाकर लोग उनके दावेदारी पर विश्वास करेंगे। एक संजीव मोहन जी भी हैं, उनसे भी कुछ अपना राय ले लेते हैं। चूँकि अभी इनकी पत्नी यहाँ के प्रखंड प्रमुख रह चुकी हैं और मेयर पद की दावेदार भी मानी जा रही हैं। ये क्या सोच रहे हैं, क्या इस सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहला टिप्पणी क्या होगा इस सरकार को लेकर? इस सरकार को लेकर पहला टिप्पणी होगी, सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। जो तेजस्वी जी ट्वीट किए हैं कि 10 लाख तो युवाओं को रोजगार देंगे, वो पूरा करेंगे। और हम तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के 2 मंत्री पद दिए, एक अनीता चौधरी जी को और एक मुरारी गौतम जी को, जो रोहतास जिला में एक नया आयाम लिखेंगे दोनों लोग। अच्छा, रोजगार देंगे कि नौकरी देंगे? 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि युवाओं को रोजगार देंगे। तो हम लोग को विश्वास है कि मिलेगा, दोनों होगा। 10 लाख रोजगार भी मिलेगा, 10 लाख नौकरी भी मिलेगा। अच्छा, रोहतास में खनन उद्योग एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है यहाँ के रोजगार को लेकर। क्या लग रहा है इस सरकार के कार्यकाल में ये शुरू हो सकता है? अब सरकार के ऊपर है। एक बार तो सर हम लोग बोलेंगे, दोनों मंत्री हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और बोलेंगे कि सदन में इस बात को रखा जाए कि सासाराम और करवंदिया पहाड़ को पुनः चालू कराया जाए। अब सरकार उस पर आगे क्या सोचती है, अगर दोनों देखिए, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी मांग की जा रही है। हालांकि मांग जायज़ भी है, चूँकि रोहतास को एक खनन उद्योग के तौर पर जाना जाता है, और 2012 के बाद से ये इस उद्योग में एक तरह से वीरानी छाई हुई है। लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कृषि कार्य तो है, लेकिन कृषि कार्य से उस तरह से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ से पलायन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। अगर पलायन को रोकना है तो यहाँ पर जो खनन उद्योग है उसे शीघ्र चालू किया जाना चाहिए, जिसकी मांग संजीव मोहन जी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि जिस तरह से लोगों की उम्मीद बंधी हुई है, यहाँ पर जो मंत्री पद मिला है और जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसे यहाँ की लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब उन उम्मीदों को पूरा करना न केवल यहाँ के जो 2 मंत्री हैं उनकी जिम्मेवारी है, बल्कि महागठबंधन सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग सोच रहे हैं, जो रोजगार की बात कह रहे हैं, चूँकि 10 लाख नौकरी और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, अब उस वादे पर खरा उतरने का समय आ गया है, और इसके लिए इस तरह के कार्यों को प्रारंभ करना ज़रूरी है। नहीं तो 3 साल बाद लोग यही कहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार पर 2 करोड़ नौकरी नहीं देने का आरोप लग रहा है, ये इस तरह के आरोप इस महागठबंधन सरकार पर भी लगना शुरू हो जाएगा। अमरी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।